ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ? मैं पाकिस्तान में मैं उस वक्त जकार्ता में था। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन स्कैप का एनुअल मीटिंग हो रही थी। ये जब वाकया हुआ हम वहाँ सेशन अटेंड कर रहे थे। ओके, ठीक। उसके बाद के नुकसानात का आपको अंदाज़ा है और बाद के वाकयात का भी आपको अंदाज़ा होगा? मैं 4 साल बाद आया उसके। फिर तो देर हो गई थी। फिर जुनेजो साहब की रिमूवल का वक्त आया जी। कोई ख़ास वजह थी? वजह तो वो जिनेवा के अकॉर्ड था जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसमें बेनज़ीर साहब को बुलाया गया था, जिस पे ज़ियाउल हक साहब ने, उससे पहले बेनज़ीर लाहौर आ चुकी थी 86 में जी, जो वज़ीर होते थे पेट्रोलियम के लाहौर में, पीपल पार्टी के बहुत कायद थे। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से मिल के जहांगीर बदर साहब ने इनके तावन से वो रिसेप्शन की थी जी। बहुत बड़ी रिसेप्शन थी, मुझे याद है, मैंने उस पर खबर दी और उसमें जुनेजो साहब खुश थे जी। जुनेजो साहब ने ये कहा था कि रास्ते में पुलिस कहीं नजर नहीं आए, और ज़ियाउल हक साहब इस बात पे इत्मीनान नहीं रखते थे कि ऐसा किया जाए। गड़बड़ शुरू हो गई। जब बेनज़ीर चली गई घूम घाम के अपने घर पर, तो वे इलेक्शंस के इंतज़ार में थी कि इलेक्शन कब होगा, फिर मैं अपनी कैंपेन बनाऊंगी। पॉपुलैरिटी तो उनकी ठीक ठाक हो गई हुई थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे ज़ियाउल हक साहब नहीं चाहते थे कि जेनेवा अकॉर्ड पर दस्तखत किए जाए, और ज़ैन नूरानी साहब यही सुना हमने। लेकिन एक और वाक़या हो गया बहुत बड़ा। बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म करने के और इलेक्शन के दरमियान बीबी की एक पुरानी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी ये पार्टी बैन करने के ख़िलाफ़। जून 88 में फुल कोर्ट उस वक्त 9 जज होते थे जी। उन्होंने वो पिटीशन फैसला की, पॉलिटिकल पार्टीज रिस्टोर की और कहा अगला इलेक्शन पार्टी बेस पे होगा। और वो जजमेंट एक लिहाज से लैंडमार्क जजमेंट पाकिस्तान की तारीख में, वरना तो 62 में भी आई, 63 में जमात इस्लामी वाली जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। जब अयूब ने नॉन पार्टी किया तो पार्टी रिस्टोर हुई। लेकिन इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर पार्लियामेंट सादा अक्सरियत के साथ या नार्मल तरीके के साथ तरमीम करके कोई ऐसी ग्राउंड ऐड नहीं कर सकती जो आर्टिकल 17(2) में नहीं है। ठीक। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर वो शरीयत शामिल करें, सिक्योरिटी लिखें या लॉ एंड ऑर्डर की वजह बनाएं या कोई इस किस्म की वजह बनाएं, तो सच इन लेजिस्लेशन शैल बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। उन्होंने लेजिस्लेचर को पहले ही बंद कर दिया। ठीक। अब थोड़ा मैं जंप करूंगा, ये फास्ट फॉरवर्ड करके ले जाएं आप 2002 में। ठीक। तो जब मुशर्रफ साहब के सामने इलेक्शन का आया, क्योंकि पहले मार्शल लॉ दूसरे मार्शल लॉ में फ़र्क ये था कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी। तो जब वो उन्होंने हाजिर गैर हाजिर का डालने की कोशिश की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो उनको किसी ने लॉ में बताया होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 9 जजों की। तो उसका अल्टरनेट उन्होंने ये ढूंढा कि उसको तो फारग कर दें लॉ को, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर निकाल दें मार्शल के तहत, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जी। और ये सरसरी तौर पर मैं बता दूं कि मार्शल लॉ के दरमियान मुशर्रफ मार्शल लॉ और अरशाद हसन सुप्रीम कोर्ट, सर अरशाद हसन ठीक सुप्रीम कोर्ट, इनके दरमियान एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ऑर्डिनेंसेस चैलेंज कर सकते हैं, एडजुडिकेट कर सकते हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जब होगा तो उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। हालांकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और ऑर्डिनेंस बीच उसी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के साथ या उसकी एडवाइस पे इशू होता था, बिल्कुल, जो वो अक्सर खुद को देते जी 2 दफ़ा एज प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, जिस तरह हमारे यहाँ लिखा। ऐसे ही बीच में ये बात चूँकि अरशाद हसन खान साहब की आ गई, जो वाकया उन्होंने सुनाया और शायद तहरीर भी किया कि उनकी मुलाकात प्रेसिडेंसी के बाथरूम में क्लिंटन साहब के साथ हुई, हाल में हुई। अच्छा, उन्होंने जो मुझे बताया हाल में हुई, हाल के कोने में हुई। ओके। और जिसमें ये कहा गया कि 3 साल का वक्त है, 3 साल के अंदर अंदर आप इस हुकूमत को फारिग करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे, इससे ज़्यादा आप मियाद नहीं देंगे।
उस वक्त तक मैं ख्याल हो चुका था जो भी होना था। ये मार्च 2000 की बात है, जब क्लिंटन जो है वो इंडिया के टूर के बाद यहाँ 4 घंटे के लिए आया था। शुनीद यही है, मुझे यकीन नहीं, लेकिन पता नहीं कोई और पैगाम दिया, ये पैगाम नहीं था। आप अंदाजा कर सकते हैं क्या हो सकता है? वो ट्रायल का था। ओके। और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जी, कि आप उनको नो मोर भुट्टोस, यस, आप उनको कोई बड़ी सजा नहीं दे। नहीं, सिंपल बात की थी, नो मोर भुट्टोस। ओके, ठीक, समझ आ गई बात। क्या इसके भी कोई ऐनी शाहिद है कि हाथ मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया? वर्दी में ना मिलने की बात तो है, तस्वीर नहीं खींची, हाथ मिलाया गया, तस्वीर नहीं खींची, तस्वीर नहीं खींची। ओके, ठीक है, वापस चलते हैं जी। लेकिन जो तारिक साहब के साथ उनकी शनासाई थी ना, वो जॉर्डन में हुई थी। जब वो फौत हुए जी, तो फ्यूनरल पे क्लिंटन आया हुआ था, यहाँ से सदर साहब गए हुए थे। ठीक। तो इनको जो भी था, तो ये एक दफ़ा क्लिंटन को कॉल करना चाहते थे, एक ही होटल में ठहरे हुए थे। क्लिंटन ने कहा कि नहीं, यू आर माई एल्डर, आई विल कम टू यू। क्लिंटन चल के रफ़ीक तारिक साहब के स्वीट में आया। ठीक। वो अंडरस्टैंडिंग इनकी उस वक्त हो चुकी, वहाँ से डेवलप हो चुकी थी, जिसके नतीजे में फिर ये वाक़या हुआ। वापस ज़िया-उल हक साहब तक। ज़िया-उल हक साहब ने असेंबलियाँ तोड़ दी, जुनेद साहब को फारिग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला और फिर एक दिन ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल पूरे का पूरा पहुंच गया और वसीम सज्जाद साहब के ज़रिए पैगाम गया कि आप, मैं अक्रॉस द रोड बैठा हुआ, और वो फैसला ना हो सका जो सुप्रीम कोर्ट करना चाहती थी। आप ये तो उन्होंने माना नहीं, वसीम सज्जाद साहब ने भी माना, बेग साहब ने माना। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाक़यात जब हुए और उसके बाद इलेक्शन हुआ और फिर पीपल्स पार्टी जीती, फिर कुछ सेनेटर आए हुए थे अमेरिका से जो गुलाम इसाक खान साहब से और असलम बेग साहब से मिले। जो सब मैंने 77 का मार्शल जब लगा तो मैं पिंडी में ही पोस्टेड था। तो ये जो बात आपने फरमाई अभी मैसेजेस की, तो चीफ जस्टिस को सम्मन किया गया था CMLA हाउस, अनवारुल हक, यकूब अली साहब। उन्होंने मीटिंग बुलाई एंड द कोर्ट डिक्लाइंड कलेक्टिवली कि आप नहीं जाएंगे। ठीक। दे इनवाइटेड ज़िया-उल हक फॉर ए कप ऑफ टी इन द चेंबर एट पेशावर रोड। ही केम। ओके। और उस मीटिंग में यूनिफॉर्म उस मीटिंग में ही वाज ओनली, बाकी जज थे। तो वहाँ जो बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि आइन को ना छेड़े, बाकी आपने जो कदम उठाया है ये टाइम विल टेल। मैं वो जो सवाल मैंने आपसे किया था जब बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बन रही थी, तो उस वक्त असलम बेग साहब और गुलाम इसाक खान साहब से अमेरिकन सेनेटर्स मिले और उनका इसरार ये था कि आप नॉमिनेट करें बेनज़ीर साहबा को, बावजूद इसके कि उस वक्त उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। मैं 87 से लेके अगस्त 87 से लेके मई 92 तक पाकिस्तान में नहीं। ठीक है, 93 पे चलते हैं। 93 में जो कुछ हुआ ऐवान सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान, और वहीद काकड़ साहब का एक रोल आया, इरशाद फरमाइए। ये नॉर्मल ट्रेडिशन है, जो भी हुआ, गलतियाँ हुई, असेंबली रीइंस्टेट हो गई। जिस दिन असेंबली रीइंस्टेट हुई उस दिन बलक शेर मज़ारी साहब ने, 38 दिन के प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने स्टेट बैंक की जो अपना दफ्तर होता था वहाँ लंच कराया था, जहाँ बहुत से लीडर थे। मुझे उन्होंने खुद इनवाइट किया था सर, फॉर्मर DC डेरा गाजी खान, बहुत इज्जत फरमाते थे। वहीं पे खबर आई कि असेंबली रिस्टोर हो गई है, तो एवरीबडी लेफ्ट। अगली जब गवर्नमेंट आई चंद दिनों के लिए जो, तो वहाँ पार्लियामेंट ने पॉसिबली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव लिया
एक रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि पंजाब में भट्टू साहब इंस्टॉल जी, वहाँ गवर्नर, तो वहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, गवर्नर मियां अजहर को। तो वो रफड़ शफड़ पड़ गया। तो यहाँ से कुछ बंदे जो थे फेडरल गवर्नमेंट में, वो DIGs को और SSP को फ़ोन कर रहे थे कि आप फलाने का हुक्म मानेंगे, फलाने का हुक्म नहीं मानेंगे। तो वो एक लाकानूनियत का एक ऐसा दौर चल पड़ा कि अनसर्टेनिटी थी। देन दी आर्मी हैड टू स्टेप इन। मैं एक लफ्ज़ का इजाफा कर दूं, जिस दिन ये वाक़या हुआ, मियां अजहर, मैं और एक और साहब, उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि चलो आओ देखिए चल के सड़क देख की हाल है। तो हम देखने गए और सिविल सेक्रेटेरिएट भी गए, घूमते सारा शहर अंदर घूम के देखा, तो कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई थी कि जो एबनॉर्मल होती। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मंजूर भट्टो की हुकूमत थी और वही चल रही थी। तो जब ये शुरू हुआ ना जी, तो उस वक्त मैं तो अपनी पोजीशन पे था, जॉइंट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, लेकिन मेरे जो एडवाइज़र जब नई गवर्नमेंट में वो वज़ीर बन गए। पहले उन्होंने बतौर एडवाइज़र के कोशिश की थी मेरी ट्रांसफ़र की, वज़ीर आज़म नहीं माने थे। जब वो वज़ीर बने तो फिर उन्होंने कोशिश की, जब वो नए वज़ीर आज़म के पास गए तो वही जवाब मिला। तो जब मैंने देखा कि अब 2 दफ़ा हो चुका है, वज़ीर आज़म का बेटा है, ताकतवर आदमी है, तो मैंने ख़ुद ही इसी में आफ़ियत समझी कि मैं ख़ुद छुट्टी लेके उनका रास्ता आसान कर दूं। मैंने छुट्टी ले ली। इस दौरान मुझे यूनाइटेड नेशन से एक ऑफ़र आई हुई थी काम की, तो मैं वो छुट्टी के दौरान रोम चला गया। ये जो वज़ीर आज़म का जिक्र आपने किया, ये 50 की दिहाई के कोई वज़ीर आज़म थे? नहीं जी, मैं तो 93 की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो कौन से वज़ीर आज़म का बेटा? असद जुनेद साहब। असद जुनेद, ओके, ठीक, जुनेद साहब का सरदार, ठीक, सेनेटर थे, ठीक। आप UN चले गए। मैं उधर चला गया। उस दौरान में मुझे वहाँ से फ़ोन आया अकरम ज़की साहब का, ही वाज सेक्रेटरी जनरल फॉरेन ऑफिस, जी जी, कि तुम कितना अर्सा तुमने उधर रहना है। मैंने कहा जी मैं 90 डेज़ की छुट्टी ली है, सितंबर में आ जाना वापस। खैरियत कि मैं तुम्हें साथ अपना स्टाफ ऑफिसर लेके जाना चाहता हूँ वाशिंगटन में, उनके एम्बेसडर की पोस्टिंग। मैंने कहा जी अभी तो इलेक्शन होने हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? केयर टेकर की तरफ से ना जाया करें। उन्होंने कहा नहीं हाई लेवल पे फैसला। मैंने कहा ठीक है जी, तुम्हें एतराज़? मैं कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं। बट बाई द टाइम मैं वापस आया तो मेरी पोस्टिंग हो गई थी जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स। वो जा चुके थे, वो साथ किसी को और को ले गए थे। फिर यूँ ही गवर्नमेंट बदली, वो वापस आ गए और सेनेटर बन गए। ये जो खेल था सर 88, 90, 93, 97 या 96, 99, ये क्यों ज़रूरी था कि ऐसा ही होता और क्यों अवॉइड नहीं किया गया? कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्स तो पता नहीं अल्लाह जाने क्या है। हम तो जो 2 जमा 2 कर सकते हैं सर। जो 88-90 वाली गवर्नमेंट थी वो कमज़ोर थी, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं थी ऑपरेशन होने की। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि वो सेनेटर मिले थे कि नहीं मिले थे। मुझे पता नहीं, ठीक, पता नहीं, वो मंजूर नहीं है, क्योंकि जो मॉडल आपको 85 में मिला, इस पर मैंने एक मजमून भी लिखा हुआ, स्टाफ कॉलेज के जर्नल में छपा था 2001 में, कि 7वीं और 8वीं तरमीम के दरमियान आइन जो है वो 97 दफ़ा अमेंड हुआ, 97 टाइम्स। मैंने डॉक्यूमेंट किया होता, मजाक बना होता, सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ। ये आइन था या खलवाड़ था?